So like we have just finished reading about India as a secular state, right? जहाँ पर कि हमने देखा कि किस तरह से जो है सेकुलरिज्म और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे फंक्शन करते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग अब वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया का उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है हमारे यूनियन लेवल पर, तो इसका मतलब क्या है, क्यों इसको चुना गया? तो देखो, पहली बात यह है कि इंडिया जो है एक रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक का हेड जो है वो प्रेसिडेंट है, जिसमें कि सारा एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब हर एक बिल के ऊपर प्रेसिडेंट का साइन ही रहता है, ठीक है, और उसी के नाम पर ये कानून लागू भी होता है। लेकिन फैक्ट ये है कि प्रेसिडेंट केवल साइन करने का पावर रखता है, प्रेसिडेंट का इससे ज़्यादा बड़ा कोई पावर जो है एज सच नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है या एग्जीक्यूटिव है, जो कि बेसिकली जो रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, उन्हीं के सलाह पर काम करता है, उन्हीं के सहयोग से काम करता है। मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें कि मेनली आपके जो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो होते हैं, पब्लिक के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। तो अब ब्रिटिश पैटर्न के बाद इंडिया पहले तो ब्रिटिश रूल के अंदर ही था ना तो बेसिकली इंडिया में ब्रिटिश रूल के बाद जो है इंडिया में यूनियन और स्टेट दोनों लेवल पर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है चुना गया, जहाँ पर कि मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है ना, मतलब एग्जीक्यूटिव का जो मेजर रोल रहेगा वो जो है इलेक्टेड जो हाउस होगा उसके ऊपर होगा, जिसको आप पॉपुलर हाउस भी कह सकते हैं, अभी के टाइम में उसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, राइट। अगर गवर्नमेंट जो है उसका लेजिस्लेचर में अगर जो है मेजोरिटी ख़त्म हो गया, सपोर्ट ख़त्म हो गया, मतलब कि यूनियन की बात करिएगा तो लोकसभा में, अगर आप जो है स्टेट की बात करिएगा तो यहाँ पर जो है विधानसभा में, अगर इसकी मेजोरिटी ख़त्म हो गई तो फिर इसको रिजाइन देना पड़ जाएगा। अब हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म इसलिए चुना क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में जो है इन्होंने इस तरह का पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को इस तरह के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को काफ़ी कुछ अनुभव किया था, उनको लगा चलो भाई ठीक है। दूसरी बात, इंडिया की डाइवर्सिटी वगैरह के आधार पर भी इनको लगा कि जिस तरह की प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है इंडिया की, राइट, काफ़ी जो है कह सकते हो कि बहुत तरह की विविधता है इंडिया में, राइट, आइडियाज़ के लेवल पर, कल्चर के लेवल पर, रिलीजन के लेवल पर। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में उनको लगा कि भाई ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, अलग अलग एरिया से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो वो जो है वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को जो है पार्लियामेंट में रेज करेंगे, उसको जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो सकती है। तो खैर चलो, यूनियन लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं, मतलब पार्लियामेंट की बात करते हैं, राइट, जो यूनियन लेजिस्लेचर हमारा है, स्टेट के लेवल पर मैंने क्या कहा था, स्टेट के लेवल पर विधानसभा, यूनियन के लेवल पर लोकसभा, राइट, सॉरी पार्लियामेंट आपका हो गया, इधर जो है हमारा तो पार्लियामेंट में जो है बेसिकली प्रेसिडेंट आ गए हमारे, इसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो कि राज्यसभा कहते हैं, और इसके बाद जो हाउस ऑफ द पीपल है या लोकसभा है। राज्यसभा जो है इसको अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा को जो है लोअर हाउस भी कहते हैं, और दोनों हाउसेज के जो मेंबर्स होंगे उनको एमपी कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को जो है साल में कम से कम 2 बार तो मिलना ही मिलना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान है कि 2 मीटिंग के बीच में या दो पार्लियामेंट्री सेशंस के बीच में जो है 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है, ओके। और हर एक पार्लियामेंट का हर एक सेशन जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाएगा और प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसके समाप्ति की घोषणा की जाएगी। चलो, ये हो गया पार्लियामेंट का। अब पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस या लोकसभा है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो जो है डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और किस तरीके से, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत। भाई सबको वोट डालने का अधिकार है ना हमारे यहाँ, 18 ईयर्स से एबव जो भी है, मेल फीमेल, राइट, जो भी हैं, मतलब किसी भी जेंडर कैटेगरी से हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सबको वोट डालने का अधिकार है जो 18 ईयर्स या एबव है। तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो वोटिंग होती है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, राइट, वो रिप्रेजेंटेटिव सब जो है वो बन गए आपके, वो जो है जाते हैं आपके लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में। और नाम ही इसका केवल छोटा है, लोअर हाउस है, लेकिन काम इसका सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, यही ज़्यादा पावरफुल है। और ये ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये जो है जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, जनता के द्वारा सीधे चुने हुए मेंबर्स हैं, इसलिए इसका पावर भी ज़्यादा है। अब लोकसभा की संरचना की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन की, तो संविधान के मुताबिक इसमें मैक्सिमम जो है 550 मेंबर इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इसमें जो है कह सकते हो कि
530 जो होंगे वो डायरेक्ट जो है अपने डिफरेंट स्टेट्स की कंस्टिट्यूएंसीज से चुने जाएंगे, ओके 530। और उसके बाद जो है 20 जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे। तो मतलब कि मैक्सिमम 550 जो है टोटल डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पहुँच सकते हैं, जिनमें से कि 530 जो होंगे वो जितने स्टेट्स हैं एग्जिस्टिंग वहाँ से चुने जाएंगे। और इसके बाद जो है 20 तक जो मेंबर्स हो सकते हैं सॉरी इसमें 530 तक जो है आपका इधर से आएगा डिफरेंट स्टेट्स में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ से, और बाकी 20 जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी से आ गया। और इसके अलावा जो है 2 मेंबर से ज़्यादा नहीं लेकिन 2 मेंबर तक जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो इंडिया की है उनको भी चुना जा सकता है, अगर लगता है प्रेसिडेंट को कि भाई इस कम्युनिटी का जो है सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। अभी करंटली जो है हमारी लोकसभा की जो मेंबरशिप है वो 545 पे पैक्ड है, ठीक है ना, इतना बाकी है। अब इसके अलावा जो है इसमें कुछ और स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए जो है सीट्स रिजर्व किए गए हैं। अब लोकसभा में अगर आपको जैसे मान लीजिए कि अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब होगा, मेरे ख्याल से 2024 में होगा शायद, जब इलेक्शन होगा अगर आपको एमपी में खड़ा होना है तो देख लीजिएगा क्राइटेरिया क्या सब है। पहला बात कि आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, चलिए ठीक है। इसके अलावा जो है आप पक्का 25 साल का तो आपको होना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल लगता है बट यू कैन ट्राई, ओके। आपको बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, आपको मानसिक रूप से बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, और हाँ कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। बेरोजगार लोग तो सबसे बेहतर है एक्चुअली। एनीवेज चलिए, लोकसभा के मेंबर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो ठीक है, इलेक्शन होगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो इलेक्शन में ही तो आपको चुनने वाले हैं। और इस पर्पज़ से जो है पूरे इंडिया को जो है या जितने भी क्षेत्र हैं उनको जो है सेपरेट एरियाज में बांट दिया गया है, जिन एरियाज को कंस्टिट्यूएंसीज़ कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल इंडिया की जो टेरिटरीज़ हैं इनको जो है स्पेशल या कह सकते हो कि डिफरेंट एरियाज में बांट दिया गया है, विच आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज। और ये कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो स्टेट्स के बीच में बटे हुए हैं, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सब जगह ये कंस्टिट्यूएंसीज बनाए गए हैं पॉपुलेशन के आधार पर। इसलिए कुछ जगह हो सकता है कि एक इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी का एरिया जो है काफ़ी बड़ा हो जाए अगर वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। दूसरी तरफ जो है पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो छोटी जगह में ही बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से दिल्ली का टोटल एरिया जो होगा वो हमारे यहाँ किसी 1-2 मेरे ख्याल से समस्तीपुर और एक और डिस्ट्रिक्ट को मिला दो तो वो दिल्ली से ज़्यादा बड़ा हो जाए। लेकिन जहाँ इन दोनों जगहों पर मिला के जो है 2 या 3 मैक्सिमम बनेंगे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज, दिल्ली के अंदर 7 है या 6 है, जो भी है डिसाइड कर लेना, पूछ लेना भाई। तो मतलब कि कंस्टिट्यूएंसी जो है पॉपुलेशन के आधार पर जो है तय की जाती है, ओके। अब एक कैंडिडेट जो है अगर आपको खड़ा होना है मान लीजिए इलेक्शन में, तो आप जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से खड़े हो सकते हैं, राइट, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह, नहीं तो इंडिपेंडेंट, जिसको कि इंडिपेंडेंट कहते हैं, मतलब किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय जो खड़े होते हैं, ठीक है। वोटिंग जो होगा पहले जो है वो तो बैलेट सिस्टम से होता था, अब जो है ईवीएम के थ्रू होता है। अब आप चुपचाप आप जो भी वोट डालिएगा, खैर ये कोई और नहीं देखेगा, अपनी मर्जी से आप चुपचाप जाके वोट डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो जिस कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट मिल जाएगा, अगर आपको मिल गया तो ठीक है, आप चुने गए, आप लोकसभा पहुंच जाइएगा। उसके बाद वहाँ पर कुर्सी टेबल तोड़ सकते हैं आप, वो भी एक स्पेशल प्रोविज़न है, लिखा नहीं है संविधान में लेकिन है। एनीवेज जो इलेक्शन जो इंडियन लेजिस्लेचर्स का जो इलेक्शन होता है, लेकिन ये एक अलग संस्था इसको करवाते हैं, इसको कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके लिए संविधान के अंदर ही अलग प्रोविज़न करके इसको बनाया गया है, ताकि ये किसी सरकार के अंतर्गत ना आए, किसी और ऑर्गन के अंदर ना आए, ताकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इलेक्शन करवा सके। इलेक्शन में जो है चीटिंग वाला काम जो है वो ना हो, मैच फिक्सिंग वाला काम ना हो। अब तो ठीक है, अब इलेक्शन जब हो गया तो सरकार बनाना है ना। अब तो जिस पार्टी को मेजोरिटी सीट मिल जाएगी पार्लियामेंट में, वो रूलिंग पार्टी हो गई आपकी, लोअर हाउस की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जिस पार्टी को नहीं मिला लेकिन फिर भी ज़्यादा सीट है तो वो अपोजिशन पार्टी बन जाएगी। तो अपोजिशन पार्टी का काम क्या रहेगा, तो रूलिंग पार्टी को बार बार पैर खींच के बराबर में रखना कि भाई बड़ा तेज मत भाग, सही दिशा में चल वगैरह वगैरह, मतलब उसके ऊपर चेक रखना, उसको कंट्रोल में रखना, ठीक है। क्योंकि वो उनके द्वारा बनाए गए कानून का, उनकी पॉलिसीज़ का, राइट, उन सबको वो बराबर क्वेश्चन करते रहते हैं। और जब वो उनको क्वेश्चन करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट जो है उसको भी हमेशा ये तो सोच के चलना पड़ता है कि अगर हम कोई ऐसा पॉलिसी मिस्टेक करेंगे तो सामने अपोजिशन वाला जो है इसको बड़ा सा बवंडर बना के उड़ाएगा पब्लिक के बीच में, और हमारी जो है इज्जत खराब हो जाएगी मोटा मोटी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, सरकार को ज़्यादा जिम्मेदार बना के रखती है अपोजिशन। खैर, टर्म की बात करो तो लोकसभा का टर्म जो है वो 5 साल का होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी ख़त्म हो गई है तो उससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है सरकार को।
इमरजेंसी के टर्म में, जैसे मान लो कि एक बार हुआ था कि सरकार डिजॉल्व कर दी गई थी, लेकिन अचानक उस टाइम में कारगिल वॉर शुरू होने की नौबत आ गई थी, तो ऐसे में जो है लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है, एक बार में इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें एक और टर्म आता है यहाँ पर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है, तो जैसे मान लो कि जो पार्लियामेंट के मेंबर चुने के गए इधर, ठीक है ना, तो वो जो है आपस में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चुनते हैं, जिसको कि स्पीकर कहते हैं। स्पीकर जो है वो हाउस की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है और साथ ही साथ जो है ऑर्डर मेंटेन करके चलता है। जैसे मैंने नहीं कहा, कभी कभार कुर्सी टेबल वगैरह फेंकने के जो परंपरा बन गई थी, तो कभी कभी स्पीकर बेचारे अगर मजबूर हो जाएंगे तो ये सब हो जाएगा, लेकिन उनका काम है कि ये सब ना होने दें, सब जो है सिर्फ अपनी जुबानी भाषा में बात करें और वो भी सभ्यता के दायरे में करें तो ज़्यादा बेहतर लगे, नहीं ताकि लगे कि अच्छे लोग हमारे लीडर बन के गए हैं वहाँ पर। अगर मान लो कोई डिबेट चलता है, नॉर्मली क्या होता है किसी डिबेट के लास्ट में वोटिंग की सिचुएशन भी आ जाती है, राइट, तो ऐसे में अगर मान लो कि वोट पोजीशन अपोजिशन दोनों तरफ अगर किसी मुद्दे पर बराबर बराबर वोट पड़ गया, तो ऐसे में ये स्पीकर जो है वो भी अपना वोट डाल सकते हैं। अगर टाई नहीं होता है तो उनको अपना वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर भाई स्पीकर साहब कभी कभी हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, कहीं गए हों घूमने के लिए, तो इसलिए वो जो है डिप्टी स्पीकर को भी चुनते हैं, जो कि स्पीकर के अभाव में जो है स्पीकर के एब्सेंस में जो है वो उस हाउस की एक्टिविटीज़ को चला सके। तो वेल दैट वाज अबाउट योर लोकसभा। नाउ वी हैव गॉट राज्यसभा। राज्यसभा जिसको कि अपर हाउस भी कहते हैं, तो इसमें जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, और जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली उन स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ से वो आए हैं पार्लियामेंट में। इसलिए जब भी कोई लॉ बनता है तो उनका ओपिनियन भी उसमें मांगा जाता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा जो है, जो कि ज़्यादा पावरफुल है, उसने कोई कानून पास कर दिया तो वो ऐसे ही पास होकर चला जाएगा, उसको राज्यसभा से भी पास करवाया जाता है ताकि वो जो है स्टेट्स के ओपिनियन को भी, स्टेट्स के इंटरेस्ट को भी जो है वहाँ पर रख सके। राज्यसभा का जो कंपोजिशन है उसमें क्या है कि मैक्सिमम जो है इसमें 250 मेंबर्स होंगे, जिनमें कि 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, जो कि डिफरेंट लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विस के एरिया में जो है बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड नाम हो, प्रेसिडेंट उनको चुन के अपने से लाएंगे। तो इस तरफ जो 238 मेंबर हैं, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका जो है बेसिकली किस स्टेट से कितने आएंगे रिप्रेजेंटेटिव, वो जो है उसकी जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्राइटेरिया है, पहली बात कि इंडिया का सिटीजन होना है, लोकसभा में 25 ही चाहिए, लेकिन राज्यसभा में जाने के लिए आपको कम से कम 30 साल का होना चाहिए, बैंकरप्ट मत नहीं होइए, मानसिक रूप से जो है तंदुरुस्त रहिए, साथ साथ कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए आपकी है तो आप रिजाइन कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। इलेक्शन कैसे होगा, तो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन जो है डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, वो जो है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है। तो मतलब ये हो गया कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर सब मिलके इनका चुनाव करेंगे। इसीलिए देखोगे राज्यसभा के इलेक्शन के पहले जो है कुछ स्टेट, जिन स्टेट्स में चुनाव होने होता है, कई बार वहाँ पर एमएलए की जो है खरीद फरोख्त भी शुरू हो जाती है, और एमएलए वगैरह को लोग थोड़ा बचा बचा के भी रखने लगते हैं। जो यूनियन टेरिटरीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो है पार्लियामेंट्री कानून के आधार पर उनका चुनाव हो जाता है। टर्म जो है राज्यसभा का वो परमानेंट है, राज्यसभा का टर्म जो है वो कभी डिजॉल्व नहीं होता है। मोटा मोटी हर एक 2 साल पर जो है 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं, और फिर उतने ही मेंबर जो हैं वो उनकी जगह पर चुन के डाल दिए जाते हैं। नॉर्मली जो है एक राज्यसभा का टर्म जो होता है वो 6 ईयर्स का हो जाता है, मतलब मेंबर्स का। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना, वो जो है राज्यसभा की मीटिंग्स वगैरह में पर जो है प्रिसाइड करता है और इसकी प्रोसीडिंग्स को भी रेगुलेट करता है। अब चूंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो वो इसलिए जो है किसी भी इश्यूज पे वोट नहीं कर सकता है, लेकिन टाई वाले केस में जो है वोट कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा जो है वो अपने एक मेंबर को जो है डिप्टी चेयरमैन के तौर पर भी चुनती है, जो कि बेसिकली चेयरमैन के एब्सेंस में जो है उसके फंक्शंस को कैरी आउट करता है। So well, that was about like the constitution, composition of both these houses and everything. Now we have got to the powers of the parliament, and well, we will start with this in the next lesson. Okay, bye bye.